ना ही दिल में कोई अरमान रखता हूँ, ना ही दिल में कोई अरमान रखता हूँ और ना मन में कोई फरमान रखता हूँ। बस आज के इस खास वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत और सम्मान करता हूँ, स्वागत और सम्मान करता हूँ। दोस्तों, किसी भी शिक्षण संस्थान या स्कूल का जब वार्षिक उत्सव होता है, उस उत्सव में मंच संचालन यानी कि एंकरिंग को बेहतरीन करने के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि उसकी तैयारी कैसे करें। और उस सवाल का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का दोस्त मैं नानूलाल प्रजापति लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम छोटे छोटे आसान से टिप्स से कैसे वार्षिक उत्सव के मंच को अपने संचालन की कला से बेहतरीन तरीके से सजा सकते हैं और उस स्कूल या शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव को हम अपनी एंकरिंग की जादुई कला से कैसे ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से और छोटे छोटे 7 टिप्स बताने जा रहा हूं। उन्हीं टिप्स के आधार पर आप अपनी जो समयावधि है उस वार्षिक उत्सव की, उस पूरी अवधि के अनुसार उस पूरे कार्यक्रम को 7 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपके उस कार्यक्रम का पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा और आप निर्धारित और निश्चित समयावधि में ना केवल उस पूरे कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से संचालित कर पाएंगे, बल्कि एक शानदार और जानदार एंकर के रूप में उन 7 पार्ट्स के आधार पर एंकरिंग करते हुए उस कार्यक्रम में जान डाल देंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रूप से आप उस कार्यक्रम की एंकरिंग कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से उन 7 बिंदुओं को 7 पार्ट्स के आधार पर हम एक एक करके जान लेते हैं। साथियों, क्योंकि शिक्षण संस्थान या स्कूल विद्या का मंदिर होता है, इसलिए किसी भी वार्षिक उत्सव की जो शुरुआत है, उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, वो मां सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना करके ही किया जाता है। तो आप उस कार्यक्रम में अगर एंकर की भूमिका में हैं, तो आप बहुत ही विनम्र और सुंदर शब्दों के साथ में उस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के साथ में आयोजकों को आमंत्रित करें, ताकि वो मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर, मां सरस्वती की तस्वीर है या मूर्ति है तो उसका माल्यार्पण करके, उसके समक्ष दीप प्रज्वलन करके उस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर सके या उसकी शुरुआत कर सके। आप स्वयं भी इस तरह के कुछ खूबसूरत शब्दों के साथ में मां सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना में सहयोग कर सकते हैं कि चंदन सा आदर और कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर और कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण, मां सरस्वती को प्रणाम और आप सभी का वंदन, आप सभी का वंदन। अतिथियों के द्वारा सरस्वती वंदना करने के बाद आप बच्चों को पहली उस परफॉर्मेंस के लिए मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं जिसमें बच्चों ने भी गणेश वंदना या सरस्वती वंदना के कार्यक्रम को लेके कोई परफॉर्मेंस तैयार की हो। उन बच्चों को जब आप पहली परफॉर्मेंस के लिए मंच पे बुलाते हैं, तो अपने ऑडियंस से आग्रह करें कि जोरदार और धमाकेदार गड़गड़ाहट वाली तालियों से वो बच्चों का अभिनंदन करें और उत्साहवर्धन करें। इससे बच्चों का हौसला और उत्साह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उस कार्यक्रम की भी रौनक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए उस कार्यक्रम में आप एक मंच संचालनकर्ता के रूप में उस कार्यक्रम के अध्यक्ष, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों का क्रमशः उनके पद के अनुसार स्वागत और अभिनंदन आयोजकों के माध्यम से करवाएं। उस मंच पर जब आप अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए उनके नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं, तब आप ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि उनके व्यक्तित्व के बारे में या उनके गुणों के बारे में कुछ न कुछ वहां जरूर बोलें। इससे आपके उस मंच के अतिथियों को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अतिथि या कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, अपने बारे में सार्वजनिक रूप से किसी भी मंच पर कुछ बोला जाता है तो उसको सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। आप उन अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए कुछ इस तरह की शायरी भी बोल सकते हैं कि जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत ही कम बनाए हैं।
जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत ही कम बनाए हैं, और जो बनाए हैं वो आज हमारी महफिल में आए हैं, आज हमारी महफिल में आए हैं। इस तरह से आप अपने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे तो ना केवल आपके अतिथि बल्कि उस कार्यक्रम की पूरी ऑडियंस आपके मंच संचालन की तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगी और आपके लिए तालियां बजाए बिना नहीं रह सकेगी। तीसरे पार्ट में हम कल्चरल परफॉर्मेंस यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रख सकते हैं। ये उस पूरे कार्यक्रम की जान होती है, या कह सकते हैं कि मुख्य आकर्षण होता है। एक एंकर के रूप में जब आप उस मंच पे खड़े रहते हैं तो आपको ये कला आनी चाहिए कि कौन सी परफॉर्मेंस को कब करवानी है। कई बार कुछ व्यक्तिगत परफॉर्मेंस होती है तो कुछ ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, कुछ बहुत ही जानदार और धमाकेदार प्रस्तुतियां होती है तो कुछ सामान्य या एवरेज परफॉर्मेंस होती है। एक एंकर की ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि वहां पर बैठी हुई ऑडियंस को वो बांध कर रखे। इसके लिए शुरुआत में आप धमाकेदार परफॉर्मेंस वाले बच्चों को आमंत्रित कर सकते हैं, बीच में एवरेज प्रस्तुतियों वाले बच्चों को या स्पीच देने वालों को आप आमंत्रित कर सकते हैं, या कोई रोल प्ले हो उनको आप बीच में आमंत्रित करें। बाद के लिए भी आप एक या दो जबरदस्त और धमाकेदार परफॉर्मेंस बचा के जरूर रखें, और उस परफॉर्मेंस के बारे में बीच बीच में ऑडियंस को भी बताते रहें ताकि ऑडियंस उन कार्यक्रमों के इंतजार में वहां जमकर बैठी रहे और उन्हें यह ध्यान रहे कि अंत में भी बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम होगा तो वो वहां से उठकर जाएंगे नहीं। इस तरह से अपनी जादुई कला से आप पूरे ऑडियंस का रुझान और उत्साह बनाए रख सकते हैं। कार्यक्रम में जब भी बच्चे परफॉर्मेंस खत्म करें आप उनके लिए मंच पर ऑडियंस से तालियां जरूर बजवाएं, और बच्चों का भी अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी शायरियों के माध्यम से उत्साह बढ़ाते रहें। आप बच्चों के लिए कुछ इस तरह की शायरियां भी बोल सकते हैं। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, सिर्फ पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मिलेगी मंजिलें ये परिंदों के फैलाए हुए पर बोलते हैं, मिलेगी मंजिलें ये परिंदों के फैलाए हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। फोर्थ पार्ट में आप एनुअल रिपोर्ट या एनुअल अचीवमेंट की शेयरिंग को रख सकते हैं। दोस्तों कोई भी शिक्षण संस्थान हो या स्कूल हो, उसके लिए एनुअल इवेंट एक ऐसा महत्वपूर्ण और खास मंच होता है जब वो अपने साल भर की उपलब्धियों के बारे में, साल भर की गतिविधियों के बारे में अपने बच्चों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने और अतिथियों के सामने उनको रख पाता है या प्रेजेंट कर पाता है। तो इसमें एक एंकर की ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि जब भी वो स्कूल के प्रिंसिपल को, निदेशक को या सचिव को एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए, अपनी उपलब्धियां बताने के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले इतनी शानदार और जानदार भूमिका वो बांध दे कि वहां मौजूद सारे लोग उस स्पीच को सुनने के लिए लालायित हो जाएं, उनको लगे कि ये जो स्पीच है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। उसमें उन बच्चों का जिक्र भी आएगा जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे से उस स्कूल की उपलब्धियों को हासिल करने में मदद की है। तो पेरेंट्स भी लालायित होंगे उसको सुनने के लिए। आपकी भी ये जिम्मेदारी है एक एंकर के नाते कि जब उस स्कूल की उपलब्धियों को बताने के बाद में अध्यक्ष महोदय या प्रिंसिपल महोदय अपनी वाणी को विराम दें तो एक या दो जो खास उस पूरे साल की उपलब्धियां होती है उनको वापस से उनका दोहरान करें एक या दो लाइन में, और पूरे पंडाल में उन उपलब्धियों के लिए तालियां बजवाएं। आप तालियां बजवाने के लिए भी कुछ इस तरह की शायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, इतने अच्छे कार्यक्रम में तालियां सिर्फ वही बजा सकता है जिसके हाथों में दम होता है, जिसके हाथों में दम होता है। इस तरह की शायरी सुनने के बाद में ऑडियंस जरूर अपने हाथों को तालियां बजाने के लिए खोलने को मजबूर हो जाएगी। अगले और पांचवें पार्ट में हम रख सकते हैं दोस्तों अवार्ड सेरेमनी को। अवार्ड सेरेमनी उन बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए खास पल होता है जिन्होंने शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ खास किया होता है। उनको उस मंच पर सम्मानित किया जाता है
उनको उस मंच पर अवार्ड दिया जाना उनके लिए बहुत ही गौरव का विषय होता है। मंच संचालन करते हुए आपकी उस समय ये जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि उस हर एक बच्चे को और उसके अभिभावकों को प्राउड फील हो जिसने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ अवार्ड जीता हो। उस अवार्ड को रिसीव करते हुए उसका जो सीना है तन जाए, ऐसे शब्दों का आप उस समय उच्चारण करें, ऐसी शायरियों का आप उस समय उच्चारण करें। और बीच बीच में हर बच्चे को जब अवार्ड मिले या हर ग्रुप को जब अवार्ड मिले तो ऑडियंस को जोरदार और गड़गड़ाहट वाली तालियां बजाने के लिए आप उत्साहित करते रहें। इससे उस पूरे कार्यक्रम का रोमांच बढ़ेगा और उन बच्चों में भी मैसेज जाएगा जो इस बार कुछ कर नहीं पाए, वो अगली बार कुछ करने के लिए उत्साहित होंगे और प्रेरित होंगे। बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर जो उपलब्धि हासिल की है, उनकी उस उपलब्धि के लिए उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप कुछ इस तरह की लाइनें भी बोल सकते हैं कि जो राह संघर्ष की चलता है, जो राह संघर्ष की चलता है, संसार वही बदलता है। जो राह संघर्ष की चलता है, संसार वही बदलता है। जीती हो जिसने रातों से जंग, जीती हो जिसने रातों से जंग, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। छठे पार्ट में आप गेस्ट की स्पीच को शामिल करें दोस्तों। आप कुछ एक स्पीच जब बच्चों की परफॉर्मेंस हो बीच बीच में रखें और इस पार्ट में आप केवल मुख्य रूप से, मैं तो आपको यही राय देना चाहूंगा कि 2 ही स्पीच रखें। एक तो उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट की और उस कार्यक्रम के अध्यक्ष की। पहले चीफ गेस्ट की आप स्पीच करवा लें और सबसे बाद में उस कार्यक्रम के अध्यक्ष की या प्रेसिडेंट की आप स्पीच करवाएं। क्योंकि दोस्तों ये वो समय होता है जब आपकी ऑडियंस उस कार्यक्रम से विदा लेने के लिए उतावली हो जाती है। लेकिन अगर आप एक बेस्ट एंकर है तो अपने शब्दों के जादू से, अपनी एंकरिंग की कला से उस कार्यक्रम की ऑडियंस को पूरे कार्यक्रम के दौरान समापन तक, अंत तक, लास्ट तक आप उनको बांध कर रख सकते हैं। और इस काम में आपकी मदद करूंगा मैं। आप मेरे चैनल में यानी कि आपके अपने चैनल में, नानूलाल प्रजापति के चैनल में जाएं और मंच संचालन से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनको जरूर देखें। मेरा वादा है आपसे दोस्तों कि उन वीडियो में से कुछ न कुछ तो आपको जरूर मदद मिलेगी। अगर आपको वाकई में उन वीडियो से मदद मिले तो उन वीडियो को लाइक करके आप शेयर भी करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कोई मदद जरूर मिली है। अब बारी है दोस्तों 7वें और इंपॉर्टेंट पार्ट की। इस पार्ट में आप थैंक्स नोट और क्लोजिंग को शामिल कर सकते हैं। आप आयोजकों में से किसी मुख्य वक्ता को, जो पहले से ही डिसाइड होता है, आपके पास नोट किया होता है, अपनी बात कहने के लिए, अपना धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए बुलाएं। जब वो अपना आभार प्रकट कर चुके होते हैं तो आप भी एक मंच संचालनकर्ता के रूप में कुछ पंच लाइनों के माध्यम से या कुछ धमाकेदार शब्दों के माध्यम से उस इवेंट का समापन करें। इस तरह से धमाकेदार समापन करने से यह होगा दोस्तों कि आप पूरे कार्यक्रम को शुरुआत से लेके अंत तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालित कर पाएंगे और उस कार्यक्रम को यादगार बना पाएंगे। अंत में आप कुछ इस तरह की शायरी बोल सकते हैं दोस्तों। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। बड़ी मेहनत से सजाए हैं आज के इस कार्यक्रम के पल हमने, बड़ी मेहनत से सजाए हैं आज के इस कार्यक्रम के पल हमने। इन पलों को अपने दिल में बसाए रखना, इन पलों को अपने दिल में बसाए रखना। दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपकी एंकरिंग को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने में जरूर मदद करेगा। अगर आपको ये लगता है कि वाकई में मैं सही कह रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
इसलिए बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।